होता है। आप अपने छोटे बच्चे को हग भी कर सकते हो, उसको प्यार से गले लगा सकते हो। एक बहुत बड़ी बोलते हैं ना प्यार की झप्पी, जादू की झप्पी, एक्चुअली इट वर्क्स एंड आई एम फुल ऑफ ऑल द इमोशंस। मुझे गुस्सा भी आता है, मुझ में लव भी है, मुझे अंदर हेट भी होती है और मुझे तो ज्वेलसी भी होती है कि मानसिक स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शरीर से भी स्वस्थ है पर मन से दुखी है या मन से आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। गाना है, गाना नहीं गाती नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान एक बड़े ही खास मेहमान हैं, लेकिन उन मेहमान का मैं परिचय आपसे कराऊं उससे पहले मैं एक किस्सा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक बार मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, मैं उसके साथ बैठा था तो हमारी चर्चा शुरू हुई। तो भूत प्रेत इन सब को लेकर उसने बात करनी शुरू करी। उसने मुझे कहा मुझे आजकल भूत दिखाई देते हैं। तो मुझे एकदम से सडनली हंसी आ गई वहाँ पे। तो उसने कहा नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, हम बोतल घुमाते हैं और भूत आती है यहाँ पे, क्योंकि घर के पीछे शमशान घाट है। तो ओके, तो मैं कहा चल मुझे भी दिखा भूत। तो हम लोगों ने बॉटल वहाँ घुमाई, तो मुझे तो भूत दिखा नहीं ना, उस दिन उसे दिखा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख, तुझे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तू एक मनोचिकित्सक के पास जा, तो एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर। तो उसने कहा तू पागल है, तू मुझे पागल बोल रहा है। तो मैं कहा नहीं नहीं, ऐसा मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तो आखिर ये एक ऐसा मुद्दा है, कई बार ऐसे कुछ किस्से हमारे सामने आते हैं, हमारी एक सोच, हमारी एक धारणा जो बन जाती है, उसको हम पीछे कैसे छोड़े, उस धारणा से बाहर कैसे निकल कर आए, इसी पर बात करने के लिए आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो है डॉक्टर अनीता। तो डॉक्टर अनीता को हम बुलाना चाहेंगे और उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर अनीता इस वक्त हमारे बीच में आ चुकी है। तो दोस्तों, डॉक्टर अनीता गौतम इस वक्त हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे जो है वो ये है कि आजकल ना कोई भी इंसान हो, एक साइकेट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास आने से पहले ना घबराता है। उसके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। इवन अगर कोई जैसे यंग एज में कोई बच्चा है, वो अपने घर पे अगर ये बात बताएगा तो घर वाले कहते हैं पागल हो रहा है। मतलब इस तरह के जनरल थॉट्स जो आजकल की जनरेशन को मिलते हैं, तो उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होता है कि मैं एक मनोचिकित्सक के पास जा रहा हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। बहुत सारे थॉट्स उस व्यक्ति के अंदर चलते रहते हैं मन में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप किस तरीके से उसकी मनोस्थिति जानने के लिए, आपके क्या कुछ सवाल होते हैं, आप कैसे उसकी मन की स्थिति, उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये आप कैसे जानते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी भी हमारे समाज में मनोविकार को लेकर बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि अगर किसी को दिमाग की बीमारी हो गई या पागल हो गया तो कभी ठीक नहीं हो सकता, या ऐसी बीमारी जेनेटिक होती है, उससे उसके बच्चों को लग जाएगी तो ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए, या ऐसे व्यक्ति को समाज में नहीं लाना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति का कोई उपचार नहीं है। पागल व्यक्ति, जिसको आमतौर पर पागल बोला जाता है, कि ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और आगे समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकता। ये सब मिथ्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक बीमारी बाकी सारी शारीरिक बीमारियों की तरह ही है। जैसा कि शारीरिक बीमारी के अंदर हमारे शरीर के अंदर कुछ रसायनों की कमी हो जाती है, कुछ जैसे डायबिटीज़ है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, या कुछ भी चीज़ होती है, वैसे ही मानसिक बीमारी के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर कुछ रसायनों का डिस्टर्बेंस हो जाता है। और जब हम मेडिसिन देते हैं या साइकोथेरेपी करते हैं, उन दोनों की वजह से वो जो रसायन है वो बैलेंस होते हैं और व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो सकता है और समाज की मुख्य धारा में आकर काम करता है। रही बात आपकी कि जैसा कि आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसको कैसे जज करते हैं। मानसिक बीमारी के लिए कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है। हम किसी भी ब्लड टेस्ट को देखकर नहीं कह सकता कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है या डिप्रेशन है। ये सिर्फ लक्षणों पर है, जो कि आप जो मरीज के साथ में जो भी अटेंडेंट होते हैं या घर वाले होते हैं या परिचित होते हैं, वो हमें उनके लक्षण बताते हैं कि अमुक व्यक्ति, उसका व्यवहार बदल गया है, कि इस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, या फिर ये रात में इसका डिस्टर्ब हो गई है, खाना, नींद, भूख, ये सब डिस्टर्ब हो गई है, रोता रहता है, ऊट पटांग बातें करता है, डरता है। ये जब हम लक्षण सुनते हैं और व्यक्ति को हम जब क्वेश्चन पूछते हैं कि उसको क्या महसूस होता है, उन सब बातों पर हम डायग्नोसिस करते हैं कि व्यक्ति को क्या बीमारी है। मैम, किसी भी व्यक्ति को अब नॉर्मल माने जाने का एक ऑप्टिमल लेवल जो होता है वो क्या होता है?
नॉर्मल से क्या मतलब, हम सभी एबनॉर्मल है या हम सभी नॉर्मल है, ऐसा एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा एक रिलेटिव सेंस होता है। सपोज मेरे को हमारे घर के अंदर, किसी घर के अंदर बीड़ी पीना, इट अ वेरी सिंपल, अगर उसके घर के अंदर बीड़ी पीना इट्स अ नॉर्मल, तो बच्चों को वो चीज़ नॉर्मल लगेगी। पर वहीं दूसरे घर के अंदर अगर बीड़ी सिगरेट वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो वो व्यवहार कैसा लगेगा, एबनॉर्मल। अरे मेरा बच्चा तो बीड़ी पी रहा है, कितना बड़ा पाप कर रहा है, कितना बड़ा गुनाह, दैट इज एबनॉर्मल। तो हम जो व्यवहार नॉर्मल और एबनॉर्मल कहते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे जो सामाजिक हमारे नॉर्म्स हैं कि उस व्यक्ति को उस स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमसे छोटा है तो उसको प्यार से बोलते हैं। ये हमारे एक सामाजिक नॉर्म्स है कि हम ऐसे बात करते हैं। अब उस लाइन से हटकर अगर व्यवहार में बदलाव आता है कि अपने से कोई छोटा बच्चा उसके पाँव छू लिए, तो ये हमारा नॉर्मल व्यवहार से अलग हटकर व्यवहार है। तो हमें लगता, हाँ हाँ, कि जैसे खाली ज़मीन है उसको हम बार बार अपने सर पर लगा रहे हैं, है ना, कि बार बार हाथ ही हम बार बार धो रहे हैं, कुछ नहीं लगाया, टच नहीं किया। तो हमारा जो नॉर्मल व्यवहार है उससे हटकर अगर व्यवहार होता है, और जिससे व्यक्ति की दिनचर्या में फ़र्क पड़ता है, वह सही से काम नहीं कर पाता, जो उसका डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब होता है, तब हम कहीं कहते हैं कि उसको, व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है। मैम मेरा सवाल ये है कि फैमिली में हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई है, फैमिली में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, सोसाइटी में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि हम किस मेंटल स्टेज से गुजर रहे होते हैं, उसके लिए हम क्या करें। देखिए, तनाव तो हमारे जीवन का हिस्सा है। बिना स्ट्रेस के तो हम एक दिन क्या मतलब 1 घंटा 1 सेकंड में ही निकाल नहीं सकते हैं। सुबह ट्रैफ़िक का तनाव है, सुबह उठना, जल्दी उठना, टाइम पे ऑफ़िस पहुँचना, बाई का तनाव है, काम वाले नहीं आए हैं, हमारा ये काम पेंडिंग है। स्ट्रेस हमारी लाइफ़ का एक बहुत अ, वो हिस्सा, अहम हिस्सा बन गया है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज़रूरत है कि हम अपने इस स्ट्रेस को, इस तनाव को कैसे मैनेज करें, क्योंकि अगर हम इस तनाव को मैनेज करना सीख लेंगे, एक तो हम अपना जो सक्सेस है, जो हम अपना जीवन है, जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, हमारा पर्सनल लाइफ है, हम उसको बैलेंस करना सीख लेंगे। इसके बहुत सारे टिप्स हम है ना लोगों को बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन आपकी फैमिली में बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो आपके मम्मी पापा के बीच में है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में है, सिबलिंग्स के बीच में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में है, चाहे किसी में, आपको कम्युनिकेशन आपके परिवार में बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि परिवार एक हमारा ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से हम कोई सा भी बड़ा तनाव हो, हम उसको झेल सकते हैं। म्यूज़िक एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको कभी भी लो फील करें, आपको नहीं समझ में आ रहा हम किस तरीके से करें, तो आप अपने फ़ोन के अंदर आपके फेवरेट म्यूज़िक फ़ीड कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। हम बोलते हैं सनलाइट, इट्स सन रेज़ आपके दिमाग, आपकी बॉडी को सिग्नल करती है कि नाउ इट्स टाइम, आप उठो और नए अपने आप को नया काम करो। एक थॉट, पॉजिटिव थॉट जो हर जगह बोला जाता है, वो पॉजिटिव थॉट कि सुबह उठकर अपने आप को एक वो दो सकारात्मक सोच दें कि नहीं, मेरी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। वो सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको तरीके बताती है कि आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा तो आपके 24 घंटे कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, और अगर आपका टाइम मिसमैनेज होता है तो वो 48 आवर्स भी अगर हमारे एक दिन में हो तो भी हमें को कम पड़ेंगे। और तनाव, टाइम मैनेजमेंट अगर गड़बड़ होता है तो कहीं ना कहीं वो तनाव का कारण बन जाता है। एक और सवाल है मेरा, हमारे बॉस जो होते हैं है ना, उनका उनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम सुबह 8 बजे हमारी वेकअप हो जाता है, हम लोग 6 बजे उठे हैं, उनको नहीं पता होता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि पता नहीं ना उन्हें वो किसका गुस्सा किस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी 8 बजे की मीटिंग नहीं ली, मिस हो गई 8:30 बजे की मीटिंग, तो झेलो। यहाँ पे कुछ फैला हुआ दिख गया तो झेलो। तो उसको कैसे हम मैनेज करें। देखिए, ये जो हमारा एक रिलेशन होता है सुपीरियर और इन्फीरियर, बॉस या उसके नीचे काम करने वाले का, यूजुअली क्या है, अथॉरिटी जो होती है वो अपने नीचे जो काम कर रही होती है उसको वो उसके ऊपर डोमिनेट करती है कि जो मैं कहूँ वही करें। अब यहाँ फ़र्क पड़ता है कि बॉस कैसा है। अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है तो लीडर्स क्या होते हैं, ऑर्डर करने के बजाय साथ लेकर चलते हैं, और जब ऐसा बॉस ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। रही बात जब हम एज अ वर्कर काम कर रहे हैं कहीं, तो हम किस तरीके से संभालें। सबसे
पहले जैसे मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट, दूसरा ये होता है कि हमें एक सामने वाले के क्या इमोशंस हैं उसके हिसाब से हम कैसे काम करें। यूजुअली क्या होता है, इमोशंस कंटेजियस होते हैं, ठीक है। अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो उसका चेहरा देखकर आपको अपने आप गुस्सा आ जाता है, आपका अपने आप इरिटेशन होती है। वहीं अगर सामने वाला को गुस्सा है और आप अगर थोड़ा सा काम रहते हैं, आप अगर शांत रहते हैं, आप स्माइल करते हैं, तो सामने वाले का भी गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बॉस हमें डांट रहे हैं, तो आप 1 सेकंड के लिए शांत रहें। हम इसको बोलते हैं गुस्सा पोस्टपोन करना। यूजुअली हम फैमिलीज़ में भी ऐसे बोलते हैं कि आपको अपना गुस्सा कैसे पोस्टपोन करें। जब सामने वाला आपको बोल रहा है तो हम उसी वक्त बोलेंगे, तो आप उस समय आपकी लैंग्वेज भी कई बार क्या हो जाती है, थोड़ी सी हार्श हो जाती है, कई बार अब्यूसिव भी हो जाती है, आप ज़ोर से भी बोल जाते हो, कई बार ऐसी चीज़ें भी बोल जाते हो जो आपको उस समय नहीं बोलनी होती। वही बात जब आप 10 मिनट बाद थोड़ा सा सोच कर बोलेंगे, तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो मुझे इसको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुस्सा पोस्टपोन करना, तो आप यूजुअली जैसा कि हर बड़े भी ऐसा कहते हैं कि सामने वाला एक बार गुस्सा हो तो आप शांत हो, तो एक्चुअली इट वर्क्स कि हम इसको नई लैंग्वेज में बोलते हैं गुस्सा पोस्टपोन करना। या फिर उस समय शांत रहें, स्माइल करें, थोड़ा सुने और फिर उसको देखें कि कहाँ इस बोलने से हमारे इसके अंदर क्या फ़ायदे हैं। इफ़ वी थिंक्स फॉर इन अ पॉजिटिव वे, तो हमको उसके अंदर अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं। मैम मेरा सवाल है आपसे कि आप खुद साइकियाट्रिस्ट हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता हो ना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस, तो इस स्थिति में आप कैसे डील करते हैं? बिल्कुल, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एंड आई एम फुल ऑफ ऑल द इमोशंस। मुझे गुस्सा भी आता है, मुझ में लव भी है, मुझे अंदर हेट भी होती है और मुझे तो ज्वेलसी भी होती है। कई बार दूसरे लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता है। आई एम अ कम्प्लीटली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब है ये सारे इमोशंस के साथ ही ह्यूमन्स है। अगर इनमें से इमोशंस ही हटा दें ह्यूमन में, तो ह्यूमन ही क्या रहा। तो ये सारी चीज़ें, गुस्सा भी इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप 5 साल 2 साल के बच्चे को भी गुस्सा आता है, अगर उसका खिलौना टूट जाता है वो भी रोता है। द वे यू एक्सप्रेस योर इमोशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने इमोशंस को डील करना आना चाहिए, या आपको उसको कैसे एक्सप्रेस करें वो करना आना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपने उसी वक्त सब कुछ बोल दिया और एकदम से गुस्से से आप चिल्ला रहे हो, या अपने से जो जूनियर है, अपने से जो नीचे हैं, आप उनके ऊपर जोर से बोल रहे हो, तो आप अपने गुस्से को अच्छे से या अपने इमोशंस को अच्छे से वेंटिलेट आउट नहीं कर रहे हो। तरीका है कि आप अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को किस तरीके से वेंटिलेट आउट करें। आप अगर किसी से प्यार करते हैं, आप उसको शो करें, आप उसको बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को अपने नियर वन से आप शेयर करें। अगर आपको गुस्सा आता है, आपको अपने पार्टनर की या किसी चीज़ की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको प्यार से उसके बारे में बताएं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी बात ना रखें या उनकी सारी बात मानें, मैं ये कहती हूँ आप अपनी बात रखें, बात करने की लैंग्वेज आप अच्छे से रखें और उसको सही तरीके से विदाउट किसी अब्यूसिव वर्ड्स या हार्श वर्ड्स उनको आप अपनी बात को कह सकें। ओके, मेरा एक और आपसे सवाल है कि आजकल जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, उनको ज़रा सा भी कुछ कह दो ना तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। उनका इस टाइम में अग्रेसिव नेचर बहुत देखने को मिल रहा है। तो ये क्या स्थिति है? मतलब क्या इनका खान-पीन से इससे रिलेट करता है या क्या चीज़ है ये? नहीं, एग्रेशन अब बच्चों के अंदर बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हमने देखा है कि एक तो कोरोना के टाइम के अंदर बच्चों के फ़ोन या फिर हम कहें स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब जब स्क्रीन टाइम और ये स्मार्टफ़ोन्स होते हैं या फिर नेट है, ये एक तरीके की लत होती है, जो बच्चों के अंदर हमें इसकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। जब बच्चों को इनसे हटाया जाता है तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है, क्योंकि एक लत की तरह होता है। जैसे कि एक शराबी को जब शराब नहीं मिलती है तो उसको गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एग्रेशन ये सब होता है। वैसे ही जब बच्चों को स्मार्टफ़ोन नहीं दिया जाता है, एकदम से उनको स्मार्टफ़ोन छीन लिया जाता है, तो उनके अंदर भी वही गुस्सा, एग्रेशन हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण सोशल मीडिया पे वो क्या गेम खेल रहे हैं, जैसे वीडियो गेम्स। अगर वो बच्चा गेम ही इतना एग्रेशन से भरा हुआ खेलेगा तो उसके अंदर इसको लेकर, हिंसा को लेकर जो उसकी संवेदनशीलता है वही ख़त्म हो जाती है, तो वो एग्रेशन वैसे शो करेगा। तीसरा है, बच्चा सीखता है अपने परिवार से। अगर परिवार के अंदर एग्रेशन शो करता है, कोई भी है ना, बड़ा जना छोटों की पिटाई कर देता है। यूजुअली क्या पेरेंट्स क्या होता है कि उनको लग रहा है कि मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया बच्चों को, और अगर वो नहीं मान रहे तो आप उनके ऊपर हाथ उठा लेते हो या उनकी पिटाई कर देते हो, तो बच्चा तो यही सीखेगा। तो एग्रेशन सीख कर आता है, देख कर आता है। ये सब चीज़ें अभी तभी तो हम कहते हैं कि बच्चे के चारों तरफ जो उसका सोशो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो उसका परिवार है, वही उसकी पर्सनैलिटी को बनाता है। हुँ। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि आजकल जितने भी यूथ है ना,
एग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इनसे घिरे ही रहते हैं। तो वो लोग है ना कहीं साइकियाट्रिस्ट के पास ना जाके वो लोग ये शराब, दारू ये सब इन चीज़ों का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इसी स्थिति में आज के यूथ को कहूँगी कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हमें वाक़ई में प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि शराब या नशा किसी भी परेशानी का कोई हल नहीं है। ये आप कई बार आपको बताया जाता है, बहुत सारे मीडिया से, बहुत सारे सोशल मीडिया, आपका प्रोग्राम भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें हम यूथ को कहते हैं कि शराब, अफ़ीम, गांजा, लत, बीड़ी, सिगरेट ये सब एक नशा है। ये आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर एक बहुत बुरा असर डालते हैं। वो आपको किसी भी रूप में कोई 1% भी फ़ायदा नहीं करता है। धीरे-धीरे इसकी लत आपको पड़ती है, और स्पेशली यूथ क्या बोलता है कि क्यूरियस होता है कि मुझे हर चीज़ को चखना है। एक बार उसको टेस्ट तो करके देखें कि सब लोग इसके पीछे ट्राई करना है, मेरे को ट्राई करना है कि इससे लोगों को क्या खुशी मिलती है। यूथ जो है, आज का युवा जो है, बहुत क्यूरियस होता है। एडोलेसेंट एज जो होती है बहुत क्यूरियस होती है कि हर चीज़ को चखना है, उसको ट्राई करना है कि भाई वो क्या चीज़ है, क्यों लोगों को इसका इतना मज़ा आता है। और वो एक्चुअली जो नशा होता है उनके अंदर एक डोपामिन, जब वो लेते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन सीक्रेट होता है। डोपामिन आमतौर पे एक खुशी वाला हार्मोन होता है, खुशी वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब हम खुशी महसूस करते हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रसायन निकलता है। उसी तरीके से जब शराब पीते हैं तो वो डोपामिन वो निकलता है, रसायन निकलता है, जिसकी वजह से हमें खुशी महसूस होती है। पर धीरे धीरे जब हम शराब ज़्यादा लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर को उसकी लत लग जाती है, और हमें वही खुशी महसूस करने के लिए शराब की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, बुरे जो उसके इफ़ेक्ट है वो हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर दिखाई देते हैं। लोगों का व्यवहार बदल जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है। शराब के आगे ना उन्हें अपना परिवार दिखता है, ना करियर दिखता है, ना अपने बच्चे दिखते हैं। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जिन्होंने शराब के लिए अपने बच्चों को भी बेचा है, अपनी वाइफ के साथ उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है। घरेलू हिंसा के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम यूथ से यही अपील करना चाहते हैं, कोई भी परेशानी है, सारी प्रॉब्लम्स का हल है, पर नशा किसी भी प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। मैडम, आपने जो बात की वो सारी नॉलेज की है। अब मैं आपका एक्सपीरियंस भी पूछना चाहता हूँ। जब आप अपने क्लिनिक पर होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, किस तरह के केसेस एक तो आए हैं, और कौन सा ऐसा केस है जिसको आप यहाँ पे पब्लिकली बताना चाहेंगे कि किस तरह से उसको आपने डील किया? दरअसल ये सवाल इसलिए कि अगर कोई चोट लग जाएगी तो उस डॉक्टर के पास आदमी पहुंच जाएगा, लेकिन अमूमन एक तो ये मानने को कोई तैयार नहीं होता कि मुझे कोई मेंटल डिसऑर्डर है या डिसीज़ है, और उसके घर वाले, और अगर वो कहता भी है तो घर वाले पहले मानते नहीं हैं। तो पहली चुनौती तो उसकी वही है। तो आपकी दहलीज तक आना, इसका मतलब एक्सट्रीम केस ही आप, मेरे ख्याल से आप डील करती होंगी। तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो मैं कह रहा हूँ, क्या वाकई मेंटल हेल्थ को लेकर वो उस तरह की सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ी है? नहीं है ये तो मुझे पता ही है, पर क्या बढ़ी है इन दिनों? किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? देखिए, आज के समाज में मैं ये नहीं कहूँगी कि मेंटल हेल्थ को लेके लोगों में जागरूकता नहीं है। नहीं, वाक़ई में पहले से के मुकाबले जागरूकता है। लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर सचेत भी है और हमारे पास भी आते हैं। हमारे पास मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हर तरीके के केस आते हैं, चाहे तो डिप्रेशन है, अवसाद है, जिसके अंदर व्यक्ति दुखी रहता है, काम करने की इच्छा नहीं करती, सारा दिन मन उसका उदास रहता है। कई बार उसके सुसाइड, आत्मघाती विचार भी आते हैं, भूख, नींद ये सब उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस, जिसके अंदर लोगों का व्यवहार बदल जाता है, वो शंकालु हो जाते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। काफ़ी सारे केसेस ऐसा देखा होगा कि शक के ऊपर उन्होंने अपने हस्बैंड या वाइफ को मर्डर कर दिया, उनको मार दिया है कि भाई उसका फलाने किसी और से उसका कोई अफेयर चल रहा है। या फिर ऐसे केसेस भी जिसके अंदर ओसीडी की, लोगों को बार बार गंदगी का एहसास होता है, बार बार हाथ धोते हैं। स्पेशली आफ्टर कोरोना ये केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बच्चों के केसेस आते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग, बच्चों की जहाँ पहले अच्छे ग्रेड से वो ग्रेड्स अब कम होने लग गए हैं। नशे के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि नशा समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। शराब की लत है, अफीम का, गांजा, हाई सोसाइटी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये नशा फैल रहा है, उन सब के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। कुछ एक केसेस की अगर हम बात करें तो जैसे राजस्थान के अंदर हम बोलते हैं ना, देवता आ गया या देवी आ गई, ये कुछ आ गया, ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं। और लोग इनको ये मानने को तैयार नहीं है कि उनको कोई डॉक्टर की
बीमारी है, उनको ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई ऊपरी पर आया है, इसके ऊपर कोई भूत है, जिसको वो तांत्रिकों के पास लेकर गए। इनफैक्ट हमारे पास एक ऐसा केस आया था कि एक व्यक्ति जब ऊटपटांग बोलने लग गया, गुस्सा करने लग गया, स्किज़ोफ्रेनिया का केस था, वहम करने लग गया, उसको कानों में आवाज़ आती थी, उसको वाकई में लोग दिखाई देते थे कि मेरे को ये दिख रहा है और आवाज़ आ रही है कि तुम इसका मर्डर कर दो या तुम खुद कूद जाओ। तो उसको डॉक्टर हमारे पास लाने के बजाय, डॉक्टर के पास लाने के बजाय वो लोग तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक ने गरम सलाख, लोहे की सलाख लेकर उसकी गर्दन पर रख दिया। उसकी गर्दन यहाँ तक अंदर तक कट गई जहाँ तक हमारा ट्रेकिया दिखने लग गया। जब ऐसा केस हमारे पास आया, वाकई में हमने उसको एडमिट किया और उसकी मानसिक स्वास्थ्य का तो हमने उसको सही करा ही। इनफैक्ट ये जो इन्फेक्शन और ये ट्रेकिया जो उतना ज़्यादा उसके अंदर घाव हो गया था काफ़ी ज़्यादा, उसको भी ठीक किया। एक केसेस ऐसे आया था कि जो नई नवेली दुल्हन थी, शादी के जस्ट 15-20 दिन बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो उसको भी ऐसे तांत्रिकों के पास ले गए और उसने गरम सलाख से उसके हर जगह उसको दाग दिया। आप एक बिल्कुल 20-21 साल की लड़की और उसके हर जगह फफोले हुए। ऐसे इन सब चीज़ों को देखकर वाकई में बहुत दुख होता है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमें कभी काफ़ी ज़्यादा काम करना है, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ जो हमारे हॉस्पिटल तक आया है उसको कहीं ना कहीं से कुछ तो पता चला है कि मानसिक स्वास्थ्य को हम किस तरीके से ठीक रह के, मानसिक विकार क्या है, मानसिक बीमारियाँ, उसका भी इलाज संभव है। पर वो लोग जो गाँव में है अभी भी तांत्रिकों से इलाज कराते हैं, जो भी झाड़ फूँक कराते हैं, उनको तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो इस आपकी टीवी चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को अपील करना चाहती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शरीर से भी स्वस्थ है पर मन से दुखी है या मन से आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, भूत प्रेत के बारे में आपने बात करी, झाड़ फूक पे। देखिए, राजस्थान के इस दौर में आज भी वर्तमान में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग अंधविश्वास और भूत प्रेत पर हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन्हीं को रियलिटी बना लेते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि किसी व्यक्ति में लगातार हंसना, रोना या सिर पटकना जैसी समस्याएं नॉर्मली देखी जाती है, तो लोग बजाय प्रॉपर ट्रीटमेंट के उसे देवी देवताओं के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बशर्ते बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो इन चीज़ों को मेडिकल टर्म्स में आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा ना, देवी देवता, ये सब हम बोलेंगे कि मेडिकल टर्म में डिसोशिएटिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर सपोज अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि कोई बहू है, वो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, घुटन हो रही है, वो अपने इन लॉज को कुछ कह नहीं पाती क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि बहू को तो बोलना नहीं है, इसलिए अपने बड़ों से वो बोलेगी नहीं। वो बहुत ज़्यादा हमारे उसकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करता है जब वो बोलेगी नहीं। सपोज उस बहू के अंदर दादी सास की आत्मा आ जाएगी तो वो गुस्सा करेगी, उसको कुछ भी बोल सकती है। दादी सास को तो कोई कहेगा नहीं ना, तो दादी सास तो कुछ भी बोल सकती है। प्लस जब कभी किसी के अंदर देवी देवता आता है तो लोग उसकी बात मानते हैं, उसको आराम करवाते हैं, उसको फलाना कोई ये काम नहीं करना या फिर जो भी चीज़ उसको प्रॉब्लम है, तो वो सब जब ये सब चीज़ें परिवार के अंदर देखता है, क्योंकि हमने कई बार इनको देखा है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमारे तो घर में देवी देवता आते ही हैं, पहले उसके था, फिर चाचा के आया, फिर इसके आया, अब इसके आने लग गया। कहने का मतलब है ये भी एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। और ये भी जब हम परिवार में किसी को देखते हैं तो उसके अंदर ये बीमारी होती है। व्यक्ति जानकर ऐसा नहीं करता, पर कई बार मन की घुटन इतनी ज़्यादा ऐसी बढ़ जाती है, वो अपने मन की बातों को कह नहीं पाता है, तो कोई और पर्सनैलिटी को वो अपने अंदर महसूस करता है और उस पर्सनैलिटी के हिसाब से काम करता है। इसके अंदर हम परिवार को भी यही समझाते हैं कि व्यक्ति जान के नहीं कर रहा है, मानसिक बीमारी है, डॉक्टर का इलाज बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर साइकोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके मन की जो बातें होती हैं हम उससे निकलवाते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, एक जड़ जो होती है हम उसको दूर करते हैं। मैम, क्या आपके पास भी आपके पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा कोई केस आया हो? नंबर 1। और दूसरी बात ये कि इन केसेस को आप हैंडल कैसे करते हैं? नहीं, हमारे पास रोज ही आते हैं। डिसोशिएटिव डिसऑर्डर ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर केस है, बहुत सारे केसेस आते हैं कि हमारे पास कि हम लोग इसके अंदर देवी देवता आते हैं और हमने इधर दिखाया उधर दिखाया, थोड़े दिन ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। यूजुअली क्या, जब तांत्रिकों के पास लेकर जाते हैं तो उनको टॉर्चर करा जाता है। जब टॉर्चर करा जाता है तो एक माइंड उसका ऐसा होता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तो थोड़े टाइम तक उसका व्यवहार सही रहता है, फिर उसके बाद वापस उसकी परेशानी, क्योंकि परेशानियों की जब तक जड़ नहीं जाएगी उसकी मानसिक स्थिति कैसे अच्छी होएगी, तो बीमारी वापस बढ़ जाती है। और फिर जब
जब तक कई बार तो ऐसा होता है कि है ना, हमारे पास मरीज आके अटेंडेंट आके बोलते हैं कि है ना, बाबा ने आपके पास रेफर करा है कि अब वो नहीं कर पा रहे इसलिए आप ठीक करें। तो हाँ, तो ऐसा भी है, पर फिर भी ये सब चीजें भी हमारे दिमाग के अंदर कुछ रसायनों के परिवर्तन से होती हैं, और दवाइयों से और साइकोथेरेपी से पूर्णतः ठीक होता है व्यक्ति और समाज की मुख्य धारा में आता है, काम करता है। एक बार ध्यान है बीच में आपको कि राजस्थान के अंदर अपना था चोटी कटने का। हाँ, एक्चुअली चोटी किसी की अपने आप नहीं कट रही थी, ये भी एक तरीके की यही बीमारी थी। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान, या वो, मैं ये जान कि व्यक्ति जान के नहीं करता है, पर जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उस पर्सनैलिटी को आत्मसात करता है, और कई बार उसने अपने आप ही ऐसे अपनी चोटी काटी है। कई बार आपने सुना भी होगा कि पत्थर फेंके जाते हैं या कपड़ों में अपने आप आग लग जाती है। ये सब भी एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कपड़ों में अगर आग लगती है तो वो तो आपको कोई भी केमिस्ट बता सकता है कि अगर हम सोडियम को हवा में रखेंगे तो ही आग पकड़ लेगा। ठीक है, अगर आप है ना रजाई में बैठ के सिगरेट या बीड़ी पी रहे हो तो उसके जब अपने उस पे गिरेगा तो भी आग लग सकती है ना। तो ये सब चीजें भी आपको सोचने की बात है कि भूत प्रेत अंधविश्वास ये सब नहीं है। हाँ, भगवान है, भगवान में हमको आस्था होनी चाहिए, अंधविश्वास किसी भी चीज में नहीं। मैम, कभी आपके पास कोई दिल जला आशिक आया ट्रीटमेंट के लिए? बिल्कुल। मैं तो ये मानती हूँ कि लव और ऑब्सेशन में बहुत पतली लाइन है। दिल जला आशिक एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को या किसी एक को बहुत ज़्यादा अपना सब कुछ उसके ऊपर सर्वस्व हम अपना उसको कह देते कि नहीं, यू आर द ओनली थिंग जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, जिसके लिए मैं हर काम कर रहा हूँ, तो अब मैं उसको इतना प्यार कर रहा हूँ। अब प्यार करने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। ये सब कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है लव, और ये वाकई में होता है। ऐसा नहीं है कि जो डर के अंदर शाहरुख खान ने किया था कि मैं उसको पाना ही चाहता हूं और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। लोग बाग किसी एक व्यक्ति से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि अगर वो उनको नहीं मिली तो उसका मर्डर भी कर सकते हैं। और ऐसे केसेस आए हैं हमारे कि रास्ते चलते लोगों ने, तुमने मुझे हाँ नहीं कहा या तुम किसी और को पसंद कर रही हो तो मैं तुम, एसिड अटैक हुआ है, मारा है लोगों ने। कि एक तो ये कि मैं इतना ज़्यादा आपको पसंद करता हूँ, आप मेरे को नहीं कर रहे, और दूसरा ज्वेलसी, आप किसी और को कैसे पसंद कर सकते हो? अगर आप मेरे नहीं हुए तो आप किसी और के भी नहीं होंगे। हमारी उसकी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती, नहीं मुझे तो यही चाहिए, एक जिद मान लो, एक ऑब्सेशन मान लो। और इसके अंदर व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान होता है, घर वाले हमारे पास लेकर आते हैं कि नहीं, फैमिलीज़ के अंदर आपकी कई बार ऐसा भी होता है कि ये आपकी इसमें इससे शादी नहीं हो सकती, पर फिर भी वो उसको इतना पसंद करता है कि नहीं मुझे तो उसी से शादी करनी है। और तब हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, व्यक्ति को दिखाना चाहिए, तो आते हैं। कई बार उनका करियर बिगड़ जाता है। मैं जिस ऑफिस में काम कर रहा हूँ वहाँ पे वो सामने दिखती है तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो इट कुड बी हैपन। मैंने कहा ना, मानसिक बीमारी वो सारी प्रॉब्लम्स है जो आपको आपके डेली रूटीन से हटा देती है, आपको काम नहीं कर पाते हो, आप बहुत दुखी रहते हो, उन सब चीज़, वो सारी प्रॉब्लम्स। मानसिक बीमारी कोई एक ऐसा नहीं है, पागल नहीं कह सकते कि जिसके अंदर व्यक्ति सड़कों पर घूम रहा है, लोगों पर पत्थर फेंक रहा है, वही एक मानसिक बीमारी नहीं है। मानसिक बीमारी के बहुत सारे रूप हैं। बात है कि हमें उन्हें समझने की और सही टाइम पे डॉक्टर से बात करने की। मैम, ऑन अ वेरी लाइटर मूड एक सवाल है। जैसे हमारी जनरेशन जो है, हमारे जो माँ बाप हैं, कभी मन आता है उठा के चप्पल बेलन, मम्मियों की आदत होती है, तो कभी आपके घर में ऐसा हुआ बच्चों पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, आपके भी बच्चे हैं, उनको बहुत कुछ ऐसी हरकतें बच्चे अक्सर करते रहते हैं, शैतानियाँ, तो आपने कभी हाथ उठाया और बच्चे ने कहा नहीं मम्मी आप तो मनोचिकित्सक हो? हाँ, हाथ नहीं उठाया, पर अगर है ना मैं बच्चों को बोलती हूँ ना कि तुम ऐसा करो वैसा करो, या समटाइम्स कई बार ऐसा हो जाती हूँ ना कि मैं बच्चों को बोल देती आई एम बिजी, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही थी, या फिर उनकी जो उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया तो वो नहीं कर पाती हूँ। तो जो बच्चे जरूर है मुझे बोल देते हैं कि मम्मा आप तो टीवी पे इतना बोलते हो कि बच्चों को ये टाइम देना चाहिए, आप हमको टाइम नहीं दे पा रहे। इट्स अ जोक। बट हाँ, जैसा कि आपने कहा था कि पहले कि हम जब हमारे टाइम पे बच्चों को मार पिटाई से सिखाया जाता था, बच्चों को मार पिटाई इट्स बिल्कुल नो है,
वो डिसिप्लिन सिखाने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। मैंने पहले भी बात करी थी कि अगर हम बच्चों के साथ एग्रेशन से पेश आएंगे तो वही वो सीखेंगे। और एग्रेशन ऐसा नहीं है, किसी भी रूप में फॉर्म में वो बाहर आ सकता है, चाहे तो स्कूल में बुली करने के फॉर्म में, चाहे अपने से छोटे बच्चों को मारने पीटने में, या फिर पड़ोसियों के बच्चों से झगड़ा करने में। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप माँ बाप होकर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने से 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अपना एग्रेशन नहीं कंट्रोल कर सके, वो अपना एग्रेशन कंट्रोल करे या वो टेंट्रम्स शो नहीं करे। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। बच्चों को आपको कोई भी चीज़ सिखानी है, हाँ पनिशमेंट कई बार ज़रूरी हो जाता है, पर हाँ फिजिकल पनिशमेंट बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये पनिशमेंट वाली बात से ही, जैसा आपने कहा कि पनिशमेंट कभी कभार ज़रूरी हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगते हैं, क्योंकि अगर उन्हें उस वक्त नहीं रोका गया तो वो इन्हीं चीज़ों को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस जब आपकी फैमिली में, आपके घर पे आती है, सपोज आपके बच्चे कुछ इस तरह की शैतानी कर रहे हैं और आपका टेम्पर बहुत हाई हो रहा है, तो उस वक्त आप खुद पर कंट्रोल कैसे करते हैं? हाँ, एक बार ज़रूर बच्चों को कई बार ऊंची आवाज़ में हमको बोलना पड़ता है कि नहीं, ये जो आपका व्यवहार कर रहे हो आप बिल्कुल सही नहीं है। पर हाँ, मैं कोशिश यही करती हूँ कि उस समय वहाँ से हट जाऊँ या फिर बच्चे से उस समय बात नहीं करूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे आपको क्रॉस क्वेश्चन करते ही रहेंगे। अगर उन्होंने जिद पकड़ ली तो उसी बात पर बोलते जाएंगे। अगर आप उससे बोल रहे हो तो वो आपको 100 दलीलें दे देंगे। इससे क्या इरिटेशन बढ़ेगा, बच्चे का भी और आपका, और फाइनल पॉइंट होता है कि आप उसको थप्पड़ लगा देते हो। अगर ऐसा है कि यूजुअली मैं ये करती हूँ कि मैं वहाँ से हटती हूँ, अपने किसी दूसरे काम में लग जाती हूँ, उससे उस समय बात नहीं करती हूँ, या फिर थोड़ी देर बाद उसको उसके बारे में समझाती हूँ जब वो थोड़ा काम होता है। आप अपने छोटे बच्चे को हग भी कर सकते हो, उसको प्यार से गले लगा सकते हो। जब वो रो रहा हो, किसी और बात पर जिद कर रहे हो, तो भी बच्चा परेशान हो रहा होता है, तब भी अगर आप उसको गले लगाते हो तो बच्चे काम डाउन हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी बोलते हैं ना प्यार की झप्पी, जादू की झप्पी, एक्चुअली इट वर्क्स। ये दूसरे जो सामने वाले आपके परिवार वाले को, उसको एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं, आपके बच्चों को एक वो फील कराती है कि नहीं, वी आर सिक्योर। तो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक्स। आजकल जिस तरह से आपने कहा कि परिवार के का माहौल है वही तय करता है कि बच्चा किस तरह का होगा। न्यूक्लियर फैमिलीज इतनी बढ़ गई हैं, पेरेंटिंग अपने आप में एक बड़ा इशू हो गया है, और पेरेंट्स हैं उस पेरेंटिंग के उस पहलू को वो जानते भी नहीं हैं। तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि केवल आपके पास तो बिल्कुल, मैंने कहा कि बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आदमी पहुंचता है दिमागी रूप से, जब वो सब तरफ से बिल्कुल कन्विंस भी हो जाता है कि शायद बीमार हो। लेकिन क्या हमारी स्कूलिंग में, हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारी गवर्नमेंट के लेवल पे क्या उस रूप में अभी काम नहीं हो रहा है? मैं फिर कहूँगा काम तो नहीं हो रहा है, पर क्या आप सजेशन है वो देना चाहेंगी गवर्नमेंट को, और पूरे सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, परिवार व्यक्ति के पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहला जो स्कूल होता है वो परिवार ही होता है। जब परिवार से बाहर निकल के बच्चा जाता है स्कूल के अंदर, तो उसकी पर्सनैलिटी के लिए स्कूल्स के अंदर काफ़ी, कि जैसा अगर हम स्कूल्स के अंदर ये बुलिंग और ये सब चीज़ें ही हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो स्कूल को हम एक दूसरा घर मानते हैं, जिसके अंदर उसके जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, जिसके अंदर वो सीखता है व्यवहार करना, वैसा सिखाया, वैसा ही उसकी पर्सनैलिटी बनती है। स्कूल के लेवल पर भी अगर हम बात करें तो बच्चों को उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पे, वही बात कि उनके इमोशंस के, अगर कोई बच्चा गुस्सा कर रहा है तो एकदम से उसको ऐसा फिजिकल पनिशमेंट ना दे। जैसा कि बहुत देखा गया है कि स्कूल्स के अंदर टीचर्स हैं, उसको, बच्चे को सारी क्लास के सामने खड़ा कर कर उसकी पिटाई करते हैं। वो एक बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन होता है। आपका फर्स्ट क्लास का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा, 5th 6th 7th क्लास का बच्चा भी इसको बहुत ज़्यादा फील करता है कि मुझे सारी क्लास के बीच के अंदर उठाकर आपको ऐसा बोला गया है, या फिर ऐसा मेरे को फिजिकल पनिशमेंट दिया गया। उसका एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के उसके ऊपर पड़ता है। तो मैनेजमेंट को ये करना चाहिए कि सभी बच्चों, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो टीचर से उस बारे में डिस्कस करें। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। अगर टीचर्स को ऐसा लगता है कि उनके बच्चों में कई बार उन्होंने ऐसे वर्ड सुने हैं या फिर ऐसा व्यवहार देखा है, तो उसके बारे में वो पेरेंट्स से बात करें कि कहाँ ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से बच्चा ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है या फिर ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, स्कूल वाले अपनी, मतलब ये हमारी वजह से नहीं होता, कोई भी अपनी गलती नहीं लेता ना, कि पेरेंट्स बोलते हैं कि स्कूल की वजह से हुआ है और स्कूल बोलते हैं कि नहीं ये तो पेरेंट्स की गलती है, तो खुद पे नहीं लेना चाहते। मैं ये कहती हूँ इट इज़ नॉट अ ब्लेम
गेम, हम एक बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, दोनों की समान भागीदारी है। तो अगर कोई बात है बच्चे को रिलेटेड, तो आप ओपन माइंड होकर पेरेंट्स टीचर से बात करें और टीचर्स पेरेंट्स से बात करें। दूसरी बात है कि अगर हम सोसाइटी के लेवल पर बात करते हैं कि कैसे, तो हमारे समाज के अंदर आजकल एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी तनाव बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसा कुछ करें कि ऐसा ना हो, हर बच्चे को अपनी पसंद का बड़ा होना और अपनी पसंद से सब्जेक्ट्स लेना, अपनी पसंद का करियर चूज़ करना, ऐसा कुछ हो तो एक बहुत बड़ा तनाव जो बच्चों के ऊपर है वो कम हो। और रही बात सरकार की, तो सरकार के अंदर भी मैं ये अपील करना चाहूँ कि मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जैसे कि सरकार ने हर पीएचसी पर एक हीमोग्लोबिन जांच करना बहुत अहम कर रखा है ना, कि इट्स अ वेरी मैंडेटरी टू, कि आप किसी भी महिला का हीमोग्लोबिन चेक करें या एचआईवी टेस्ट चेक करें। ऐसा ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर वो ऐसे कुछ कार्यक्रम चालू कर सकती है, जिसके अंदर एक स्क्रीनिंग हो, पीएचसी लेवल पर भी स्क्रीनिंग हो, अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वो बात कर सके। तो ऐसे कुछ हम पॉलिसीज़ लाकर लोगों के अंदर इसके बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। एक बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का एक चलन हो गया है, शौक हो गया है पेरेंट्स का। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे जो आम दुनिया से बिल्कुल अलग दिखे। उसमें कई तरह की चीज़ें हो गई जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं या मेंटल एक्सरसाइज से जुड़ी हुई हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन, सिक्स सेंस डेवलपमेंट, आँखों पे बिल्कुल पट्टी बांधे, इसके बाद भी वो कलर है वो पहचान लेगा वो। तो हाँ, ब्रेन एक्टिव। तो क्या ये मिड ब्रेन एक्टिविटी मैंने देखिए, मैंने देखे तो है कि ऐसे बच्चे आंखें पट्टी बांध कर रहना कर सकते हैं। मेरे को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं ये चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को पहचाने कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है। ये सारे बच्चों के ऊपर लागू नहीं कर सकते हम कि हर बच्चा इस तरीके से हो कि वो इसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए सही हो। आपका बच्चा क्या है, किस चीज़ के अंदर अच्छा है, आपको उसको बढ़ाना है। आप हाथी को उड़ाने की कोशिश करोगे, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है किसी भी रूप में, चाहे आप कुछ भी कर दो। दुनिया की सारी दौलत भी अगर आप खर्च कर दोगे तो भी आप नहीं कर सकते। वही चीज़ है, आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को पहचानें, उसके हिसाब से उसके जो गुण हैं उनको आप बाहर निकालें। हर बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है, जो उसका IQ है, जो उसका EQ है, जो उसका सोचना समझना है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। हमें उसके हिसाब से ही बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। साइंस तो कहता है दिमाग के दो ही हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। ये मिड नहीं, ऐसा है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से लेफ्ट एंड राइट है, पर दो हिस्सों में भी आगे वाला पार्ट जो होता है फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन हाइड ब्रेन, अलग अलग हिस्से होते हैं। जो हमारा दिमाग है, अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। मैम मेरा आपसे ये सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है, बट क्या भूत होते हैं? नहीं, मैं ऐसा कहूँगी भूत नहीं होते, या फिर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अभी तक मैं उसको कह नहीं सकती। पर जब नॉर्मल हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को भूत दिखा है, ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी होती है उसके अंदर व्यक्ति को आभास होता है, उसको ये हेलुसिनेशन होता है कि कोई मेरे सामने खड़ा है। किसी की आवाज़ें आती है जो आमतौर पर होती नहीं आवाज़ें, पर उसको वाकई में वो आवाज़ें सुनाई दे रही है, पायल की छमछम की आवाज़, या उसको कोई आवाज़ दे रहा है, वो बाहर जाके देखता है तो कोई होता नहीं है, और उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, भूत बोल देते हैं। क्योंकि हम बच्चों को यही तो सुनाते हैं कि एक भूत है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, पर फिर भी वो है, जिसकी आवाज़ें आती है, जो आपको डराता है। एक डरावनी चीज़ हमने बच्चों को सिखाई, वही सीख कर जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको पता है, ठीक है, अगर उस बीमार व्यक्ति को आवाज़ें आ रही है छम छम की, तो वो किससे कोरिलेट करेगा? उसी चीज़ से कोरिलेट करेगा जिसकी उसने कहानियाँ सुनी है, जिसको लोगों ने बताया है पहला कि भूत है जो दिखाई नहीं देता पर उसकी पाँव की आवाज़ आती है, जो उल्टे पाँव होते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक होता है उसको वाकई में ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, बीमारी की वजह से उसको सुनाई देती हैं। और इनफैक्ट मेरे पास तो एक ऐसा केस आया था जिसके अंदर जब व्यक्ति 20-25 सालों से बीमार था, 20-25 साल पहले उसके ना दोस्त की डेथ हो गई थी, उसके सामने ही हुई थी, और उसको लगा नहीं, उसने उसका एक्सेप्ट नहीं किया, और वो 20 साल से कह रहा था मेरे दोस्त की आत्मा मेरे साथ रहती है, मैं जब ऑफिस जाता हूँ मेरे साथ ऑफिस तक जाती है, और ऑफिस के बाहर एक पेड़ है उस पर बैठ जाती है, फिर मेरे साथ वापस उतर कर आती है, मेरे साथ घर तक आती है,
और मेरी बहन का एक कमरा है, उसके अंदर एक छोटी सी नाली है, उसमें से घुस जाती है। बाकायदा वो रोज कमरा खोलता था, उसके अंदर 2 कप चाय रखता था, 1 कप चाय उसके लिए, 1 कप चाय खुद के लिए, बाद में खुद ही दूसरी चाय पी लेता था। तो हमने कहा कि जब ऐसा हाँ, उसके लिए टिफ़िन लेकर जाता था, वो टिफ़िन गाय को डाल देता था और ये बोलता था, खुद उसके दिमाग में ये वहम था कि वो टिफ़िन मैं अपने दोस्त को खिला रहा हूँ। जब हमने उसके घर वालों से बात करी कि क्या कहते हैं आपके सामने कैसा व्यवहार है, तो उसका व्यवहार किसी को कोई गुस्सा नहीं करना, किसी को मारपीट नहीं करना, अपनी नौकरी पे जाना, वापस आना। उसके बच्चे भी इतने बड़े हो गए, उन्होंने कभी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन ऐसा देखा नहीं। 2 कप चाय उसकी फ्रेंड के सामने वो रखता था, दोनों कप फिर थोड़ी देर में पी लेता था। उनके हिसाब से इट्स वन नॉर्मल, कि उन्होंने देखा ही ऐसा था, उनको कभी एबनॉर्मल नहीं लगा। उसको बाद में जब ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसको हर जगह बिल्ली दिखने लग गई, डर लगने लग गई, तब जाके वो पाँव के टेबल के ऊपर पाँव ऊंचा करके बैठने लगे, क्योंकि उसको लगता था कि नीचे बिल्लियाँ घूम रही है, उसको दिखाई देती थी, जबकि वाकई में ऐसा होता नहीं था। तो जब उसके बाद उसके घर वाले हमारे पास लेकर आए और वाकई में दवाइयों से 20 दिनों के अंदर उसके अंदर अंतर दिखा, महीने भर के अंदर तो वो सब चीज़ें उसको जो दिखाई दे रही थी वो सब बंद हो गई। तो इतनी लंबी बीमारी भी दवाइयों से पूर्णतः ठीक हो सकती है। एक क्वेश्चन है मैम, जो आपके पास भी लोग आते होंगे उनका भी रहता होगा कि लोग कहते हैं कि दिमागी बीमारियों की अगर दवाई शुरू हो जाती है एक बार तो फिर लाइफ लॉन्ग है वो लेनी होती है। बिल्कुल। अब मैं इसका जवाब पूछूं, एक क्वेश्चन पूछती हूँ। डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाता है तो उसकी दवाई कब बंद होती है? अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है तो दवाई कब बंद होती है? आप तो छोड़ो, बीपी हर तीसरे चौथे आदमी को हो, उसकी दवाई कब बंद हो जाती है? कुछ बीमारियां क्रोनिक होती है जिसके अंदर आपके शरीर के अंदर वो रसायन नहीं बनते। जैसा कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के अंदर आपका शरीर इंसुलिन नहीं बना पा रहा, तो आपको लाइफ लॉन्ग वो दवाई देनी पड़ेगी, ठीक है। और जिस दिन भी आपने दवाई नहीं खाई, क्या होता है, आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि दवाई काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये दवाइयाँ आपके शरीर के अंदर वो रसायनों को बना रही है जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। हाँ, मानसिक बीमारियाँ क्रोनिक होती है, क्योंकि एक बार ठीक होने के बाद भी अगर व्यक्ति के आसपास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या उसका सपोर्ट सिस्टम कम है या बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो उसके दिमाग पर दोबारा असर डालते हैं, तो उसकी वजह से बीमारी वापस भी हो सकती है। जी मैम, आपने जो भूत पिशाच वाली हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले जब ये शो की शुरुआत हुई, उससे पहले जो मैं ओपनिंग करा था तो उसमें मैंने एक ऐसी ही बात का जिक्र किया था। मेरी एक फ्रेंड है, वो अक्सर मुझे कहती रहती है हमें भूत दिखता है, हमें भूत दिखता है। हम भूत को बुलाते भी हैं कई बार, तो ऐसे भी स्टेटमेंट सुन के आए। तो एक दिन मैं बड़ा इंटरेस्टेड था इन चीज़ों में कि यार मैंने कभी नहीं देखा, मुझे देखना है। तो मैंने कहा यार मेरे को भी दिखाओ एक दिन। मेरे लिए तो नहीं कह रहे? नहीं मेरे लिए। तो एक दिन मैंने कहा यार मुझे भी देखना है भूत यार। तो उन्होंने कहा ठीक है, रात को 12 बजे आना। एक तो ये 12 बजे वाला सीन समझ नहीं आता मुझे, रात को 12 बजे क्यों भूत आता है। उनका हम लोग ऐसे बॉटल घुमाएंगे और भूत आएगा और हमारे साथ आता है, बैठता है, बात करता है। तो गया मैं उनके पास, उन्होंने बॉटल घुमाई, बैठे रहे थोड़ी देर, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं आज तू आ गया ना इसलिए नहीं आया। तो तो क्या मैं उन्हें आपका नंबर दे दूं? अच्छा जी। ये ऐसा है कि भूत, जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारी कल्पना है, और ये ही हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। ये बहुत हमारे इंटरेस्टिंग लगती है। अभी भी अगर हमें कोई भूत की स्टोरी सुनाएगा तो हमें बड़ा मज़ा आएगा, हम पूरी सुनेंगे, क्या हुआ उस आत्मा का, क्या हुआ, ऐसा हुआ। हम बड़े इंटरेस्ट से शो करते हैं ना। अगर हमने किसी चीज़ का इंटरेस्ट शो करा तो हमारे दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। अगर आप रात के 12 बजे जा रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है कि रात को 12 बजे भूत निकल रहे हैं, सामने से दिमाग में घूमता, डर बैठा रहता है, और सामने से कोई अगर पर्दा भी हिलेगा तो आपको क्या लगता है, एक साया सा घूम रहा है। वो हमें इल्यूजन होता है, वो हमें डर लगता है। वो डर प्लस हमारा सबकॉन्शियस माइंड की जो आधी अधूरी नॉलेज है, वो दोनों निकाल कर ऐसा लगता है कि कोई भूत है पास में। अगर रात को 12 बजे तो कुत्ते तो भूलेंगे ही, कुत्ते भौंकेंगे। आपको ऐसा लगा जब साया हिला तो वो कुत्ते भौंके, दोनों ने कोरिलेट करा, आपको लगा कोरिलेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। पर ऐसा है कि वो जब डॉग्स के दिन में तो हमारा इतना शोर रहता है कि हमें वो आवाज़ें सुनाई ही नहीं देती। आपको ऐसा नहीं लगता कि दिन में भी भौंकते हैं कुत्ते? तो
बिल्कुल नॉर्मल है बोल के, पर क्या बाकी आवाज़ें इतनी तेज होती है कि हमें सुनाई नहीं देती। पर जब रात में बाकी सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं तो वो जब एक दूसरे को क्या होता है, एक दूसरे की जब उनकी वो एक टेरिटरी होती है तो दूसरा डॉग उसके अंदर आता है तो उसके ऊपर वो भौंकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कोई पेन हो रहा हो, किसी वजह से वो उनको भौंकते हैं या रोते हैं, वही हमें हमारे दिमाग के अंदर स्टोरीज होती है ना, तो उससे हम कोरिलेट करते हैं कि नहीं हो सकता है कोई ऐसा साया है। अच्छा, ये जो सिनेरियो है मैम, एक्चुअली जो मैंने बात कही वहाँ पे दो दोस्त थे, वो एक्चुअली एक के साथ ये सीन था, ग्रेजुअली धीरे धीरे दूसरे को भी यही चीज़ें लगने लग गई। तो क्या ये ऐसे? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा इमोशंस कंटेजियस होते हैं। अगर मैं आपके साथ बोलते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ साथ रहते रहते एक जैसे भाई बहन लगने लग जाते हैं, होता क्या ऐसा नहीं होता। जो साथ रहता है उसके एक दूसरे के विचार इतने ज़्यादा एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं, वो लोग एक जैसा सोचने लग जाते हैं, एक जैसा उनका व्यवहार हो जाता है, एक जैसी उनकी पसंद हो जाती है, नापसंद हो जाती है। वही दोस्त जब साथ मिलकर एक जैसी बातें करेंगे, वो कंटिन्यूसली यही बातें इसको बोलेगा तो इसका भी दिमाग वैसा ही काम करेगा, तो वही चीज़ें इसकी भी दिमाग के अंदर वही चीज़ें फीड होती है और ये चीज़ उसको महसूस करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, उसको बाहर निकलते कि तुम्हारा लोग बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो पीला दिख रहा है, तुम जरूर बीमार हो रहे होंगे, बहुत दुखी दिख रहे हो, चाहे वो बहुत खुश है। दूसरा जना मिलता है वो भी यही कहता है कि अरे यार तुम तो बहुत दुखी दिख रहे हो, तुम्हारा चेहरा पीला पीला, आंखें पीली पीली लग रही है, बहुत वजन भी कम हो गया। तीसरा चौथा पांचवें तक आते आते उसको खुद को महसूस होने लग जाएगा, हाँ कि नहीं वाकई में शायद हो सकता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं बीमार दिख रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, वो इस चीज़ को मान लेगा। जी बिल्कुल मैम, एक और सवाल है मेरा, एक आखिरी सवाल। जैसे शाम को कई बार क्या है, मैं भी ऑफिस से फ्री होके कहीं बाहर दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, कैफ़ेज़ वगैरह में जाके बैठता हूँ, तो वहाँ पे ना एक मैंने बहुत एक आजकल बड़ा कॉमन सिनेरियो देखा है। कुछ ऐसे गेम्स हैं, मोबाइल गेम्स बहुत कॉमन है, ये जिसमें एक दूसरे को मारना और ये सब करना, ये बड़े कॉमन गेम्स हैं आजकल। तो बहुत मैंने कुछ ऐसे छोटे बच्चे देखे, स्कूल चाइल्ड्स ना, वो लोग बैठ के ग्रुप बना के वो 4-5 जने एक साथ बैठ के अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। एक हमारा टाइम था, हमारे घर वाले कहते थे चलो ऐसे पकड़ के लेके आते थे, बहुत खेल लिया क्रिकेट विकेट जो भी खेल रहे हो आप, घर चलो अब, है ना। अब उल्टा हो गया एक्चुअली, वेरी ट्रू। अब हम उन लोगों को ट्राई करते हैं कि अरे तुम्हारे पास क्या है कि हमारे पास जगह नहीं है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी जगह नहीं है, वहाँ पे लोकेलिटी ऐसी नहीं है कि मैं बच्चों को कहाँ भेजूँ। ये जगह हम है ना किसी ऐसी जगह पे रहते हैं कि वाकई में वो 4 दीवारी में बच्चे कैद हैं, तो उनको लगता है कि बच्चे क्या करें। आप सारा दिन भर किसी भी 5 साल 7 साल 10 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बैठ के सिर्फ पढ़ाई करे, एक डिसिप्लिन तरीके से रहे, ऐसा नहीं होता है। जब हम उस बच्चे को ऑप्शंस ही नहीं देते हैं कि वो बाहर जाके कूदे खेले, तो उसके बाद वो सीखेगा कैसे। दूसरी बात, हमारे पास एक बेबी सिटर आ गया है कि अच्छा आप फ़ोन ले लो और चुपचाप रहो और हमको काम कर लेना, हमको काम कर लेने तो मैं ऐसा आज के ना कई बार, पहले तो मैं बोलती थी कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं दो, क्योंकि पर अब कोरोना के बाद जब ऐसा हो गया है कि पढ़ाई इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो गई है, तो मैं बोलती हूँ अगर आपको ज़रूरत होती है आप दो, पर आप उसके ऊपर वॉच रखो कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। कोशिश करो कि आप है ना बड़े वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं आप उसके ऊपर बच्चों को दो कि वो जो भी पढ़ाई करे, ताकि हमें यहाँ से भी दिख रहा है कि इस कंप्यूटर पे क्या आ रहा है। दूसरा कि जो वेब सीरीज़ है उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, ये सरकार को देखना चाहिए वेब सीरीज़ क्या बच्चों को दे रही है, कौन देख रहा है, इसके ऊपर कोई तरीके का चेक नहीं है। पहले के ज़माने के अंदर जो वर्ड्स हम यूज़, पहले क्या छोड़ो, मैं आज तक अभी आई एम अ डॉक्टर, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, मेरा ये रोज का काम है बात करना, लोगों से उनकी परेशानियों को झेलना, पर अगर जहाँ सेक्स जैसा वर्ड आता है तो भी मुझे बोलने में ऐसा लगता है कि ये मैं कैसे बोलूँ, हेजिटेशन होती है। पर आजकल के अगर आप 10th क्लास का, 9th क्लास का, 7th क्लास के बच्चे से इस बारे में बात करेंगे, ये सारे वर्ड्स उनको नॉर्मल यूज टू है इन वर्ड्स के, और ये सारी बड़ी बात नहीं है। अरे कि इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या है, ये तो सब चीज़ें नॉर्मल है, क्यों नहीं नॉर्मल होगी। अगर आप वेब सीरीज़ पे, टीवी पे अगर आप ये सीन्स या इस तरीके की अश्लीलता जो है वो आप दे रहे हो, तो वो उनको चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है। जैसा मैंने कहा ना, किसी के घर के अंदर चाय पीना नॉर्मल है तो उस बच्चे के लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है, जिसके घर के अंदर बीड़ी पीना नॉर्मल है तो उस बच्चे के लिए वो नॉर्मल हो जाती है। अगर हम बार बार बच्चों को टीवी पे, वेब सीरीज़ पे ये चीज़ दिखा रहे हैं तो उनके लिए ऐसा लगता है कि ये कोई टैबू जैसी चीज़ नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों को आप सेक्स के बारे में ना बताएं या सेक्स नॉलेज उनको जरूरी नहीं, हाँ जरूरी मैंडेटरी एज के बाद है, और सही तरीके से
क्योंकि जो वेब सीरीज दे रहा है दैट इज नॉट कॉल्ड सेक्स एजुकेशन, उसके अंदर गलत तरीके से बातें बताई जा रही है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर किसी को एजुकेशन देनी है, पेरेंट्स से अच्छा कौन होता है? आप अपने बच्चों को इसके बारे में सही तरीके से बताएं। मैम, लड़कियों के लिए एक माइंडसेट क्रिएट किया हुआ है कि पीरियड्स पे बाहर ना जाओ, मेहंदी लगाकर बाहर ना जाओ, दूसरा परफ्यूम लगाकर कहीं ना जाओ क्योंकि भूत पीछे पड़ जाते हैं। तो ये भूत क्या सिर्फ लड़कियों को ही लगते हैं, लड़कों को नहीं लगता है? नहीं, ऐसा ऐसा अब इस जमाने में देखिए, हाँ क्या कहते हैं, मासे मेंस्ट्रुएशंस को लेकर काफ़ी सारे मिथ हैं हमारी पुरानी सोसाइटी में। उस समय क्या कारण थे कि किस वजह से इतनी बंदिशें लगी थी, वो उस समय का था। पर आज के समाज के अंदर ये सब एक चीज़ें बिल्कुल ही वहम है, या फिर एक तरीके से बिल्कुल ही गलत है कि जिसके अंदर हम किसी भी लड़की को सिर्फ इस वजह से बाहर काम करने नहीं जा रहे क्योंकि ये वो मासिक धर्म में है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक जीवन का हिस्सा है और हर लड़की का, हर फीमेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो हर महीने आता है और हार्मोनल चेंजेस की वजह से आता है, और इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। और ऐसा नहीं बोला कि भूत प्रेत लग जाते हैं या किसी भी लड़की को लग जाते हैं। ये सब पुराने किसी की कल्पनाएं थी कि भूत किसको परेशान करता है या कैसे, सबने अपनी अपनी सोच के हिसाब से कहानियाँ बनाई हैं। वही कहानियाँ हमारे समाज में फैली हुई है जो हमको कभी कभी सुनाई देती हैं। मैम, आपने कहा म्यूज़िक सुनो, तो आप किस टाइप का म्यूज़िक सुनते हैं? कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग हो जाए। गाना है, गाना नहीं गाती हूँ। नहीं, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। अगर मेरी पसंद की बात करें तो मुझे सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है। मुझे क्लासिकल सॉन्ग नहीं पसंद आए कभी भी, टू बी ट्रू, पर हाँ सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ही पसंद आए बहुत। अगर हम ना बीट्स वाले सॉन्ग्स हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद है। मैं बहुत पार्टीज़ के अंदर बहुत अच्छा डांस करती हूँ, बहुत देर तक डांस करती हूँ विदाउट किसी अल्कोहल, विदाउट किसी नशे के लिए। खुशी महसूस करने के लिए आपको किसी भी नशे की ज़रूरत नहीं होती है। डांस करने के लिए भी आपको किसी भी नशे की ज़रूरत नहीं होती है। पार्टी करने के लिए भी कोई नशे की ज़रूरत नहीं होती है। आप उस खुशी को खुद महसूस करो, तब आप पता करोगे कि कितना खुश होकर आप अपने अंदर की खुशी से आप पार्टी एंजॉय कर सकते हो। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अपन जब पर्सनली मैं अगर बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग सुनती हूँ और उसके बाद मैं हैप्पी हो जाती हूँ अपने आप। बिल्कुल। तो क्या ये इफेक्ट नहीं, ये सब आपकी पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। आपने उस हाई वाइब्रेशनल जो आप एक अच्छे वाले जो लाउड जिसको बोलते हैं म्यूजिक है, उससे आपको खुशी महसूस होती है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी इच्छा है। ऐसा है कि किसी को क्लासिकल सुनने के बाद भी काफ़ी खुशी महसूस होती है। वो उसका आउटलुक है कि वो किस चीज़ से खुशी महसूस करते हैं। जैसे आप नेचर में जाते हैं, नेचर में यूजुअली सब लोग अच्छे फ्लावर्स, खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स देखकर खुशी महसूस होती है। तो हम यही बोलते हैं कि अगर आपको आपकी काम करने की जगह के ऊपर अगर आप फ्लावर्स को रखते हैं तो उसकी फ्रेगरेंस और उसका लुक वो भी आपको खुशी महसूस करते हैं। तभी तो जब आप अपना ये क्या कहते हैं कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, उस पर क्या फ़ोटो लगाते हो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता होता है, चाहे तो नेचर है, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपका कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देखकर आपको खुशी महसूस होती है कि जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे क्या होगा, वो चेहरा दिखाई देगा, वो सीन दिखाई देगा, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ नहीं काम करना है मुझे। कुछ नहीं। आजकल जो स्टूडेंट्स में सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, उनकी करियर काउंसलिंग की जानी चाहिए और किस हद तक की जानी चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स नहीं करवा पाते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए है ना, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग से पहले तो मुझे है ना पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है कि है ना इस अंधी दौड़ में ना कूदें। हर बच्चा एक जैसा नहीं है, हर एक के बच्चे का सोचना समझना, उसकी पर्सनैलिटी अलग है। आप अपने बच्चे के अंदर आपसे बेहतर आपके बच्चे को कौन जानता है। आप उसके अनावश्यक उसके ऊपर स्ट्रेस ना डालें कि मैंने अपनी सारी ज़मीन बेच दी है, तुम्हें डॉक्टर बनना ही बनना है, मैंने अपना इतना सारा अपना तुम्हारे ऊपर सेक्रीफाइस करा है। ये सब अपने आप अपने बच्चे को बोलते हैं तो उसके ऊपर एक बर्डन डालते हो कि अगर मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना तो मैं एक फेलियर हूँ। क्या होता है, मम्मा पापा बात करते हैं कि सिर्फ अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, पर हम उसके अलावा दूसरा क्या रास्ता है उसके बारे में बात ही नहीं करते। अगर आपका डॉक्टर या इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अपना ब्रॉड आउटलुक रखें। हाँ, बच्चे से डिस्कस करें। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे आप पढ़ाई ना करो, आप जो साल आपको मिला है आप उसमें पूरा दिल लगाकर आप उसको पढ़ाई करो ताकि रिग्रेट नहीं हो कि बाद में कि काश उस समय हम पढ़ लेते।
पर ये भी तय रखो कि हमारा ये लाइन नहीं होती है तो इसके बाद हम अपना सेकंड ऑप्शन क्या रखें, सेकंड ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या रखें। क्योंकि ऐसा है कि अगर आपके अंदर इच्छा है काम करने की और अगर आपके अंदर वो सूझबूझ है तो ईक्यू बहुत ज़्यादा अगर आपके अंदर अच्छा है तो आप किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी काम को आप सक्सेसफुल कर सकते हो। मैम, आपके इस फील्ड में ना मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस शो को हम कंक्लूड करें उससे पहले कोई एक ऐसा मोटिवेशनल बात जो आप अपने पेशेंट को बोलती हो या जिससे खुद को आप मोटिवेट करती हो, ऐसी कुछ लाइनें 2-3। बिल्कुल, मैं सुबह उठकर यही बोलूँगी कि सुबह उठकर सबसे पहले तो आप अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट दो कि नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होएगी, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। हाँ, बात है उसको समझने की, सीखने की। जैसा कि शाहरुख खान ने कहा था ना कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात हमें उसे मिलाने के लिए जुट जाती है। एक्चुअली सारी कायनात नहीं, सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है, वही आपको मोटिवेट करता है कि आप उस चीज़ को कैसे पा सकते हो। तो पॉजिटिव थॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार के अंदर एक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने मन की बात अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से, फैमिली से अपनी शेयर करें ताकि आपके मन में कोई तनाव ना रहे। जी बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो आपने बातें बताई वो उम्मीद करता हूँ हम सब के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, और जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने जो ये शो देखेंगे उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदे की बातें रहेंगी। और चलते चलते बस एक बात मैं कहना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को, मुझे आपकी एक बात बड़ी पसंद आई कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो परिवार में हो, दोस्तों के साथ हो। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो इसी से सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आप लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया इस कम्युनिकेशन को बनाए रखें, बातचीत कभी किसी से बंद ना करें, अपनी बातचीत करते रहें, आधा मन आपका हल्का वहीं हो जाएगा। थैंक यू सो मच।